हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का पेपर हल कर रहे हैं और इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम साथियों आपको लिख कर बताएंगे। आप इसके एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हमने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी इसमें लिख रखा है। तो साथियों, सबसे पहले ये जो पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा और इसमें 80 अंक पूर्णांक होगा। ये 3 घंटे का होगा और 80 अंक पूर्णांक होगा। सबसे पहले विद्यार्थी अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर अंकों में, ये जो डब्बे दिए गए हैं इनके अंदर अंकों में अपना रोल नंबर लिखना है और उसके बाद नीचे की जो लाइन है यहाँ पर शब्दों में अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद विद्यार्थियों, ये आपके लिए निर्देश हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न करना जरूरी है इस पेपर का। और विद्यार्थी अपना नाम व रोल नंबर सही लिखें, यानी अपना नाम और ऊपर जो रोल नंबर है वो सही लिखना है। उसके बाद प्रश्न का उत्तर दी गई जगह में ही लिखना है, यानी जो ये प्रश्न पेपर दिया गया है इसके अंदर ही उत्तर लिखना है। अलग से कोई प्रश्न उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, बुकलेट के अंदर ही उत्तर लिखना है। उसके बाद में प्रश्न पत्र के अंदर ही उत्तर लिखे, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसके बाद में सबसे पहले साथियों इसका खंड ए आ रहा है, यानी पहला भाग है। इसमें निम्न में से खरीफ की फसल है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बाजरा, गेहूं, जीरा और चना। इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो सबसे पहले खरीफ की फसल जो गर्मियों में बोई जाती है, बाजरा, तो इसका उत्तर होगा ए। यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट दिया गया है यहाँ पे लिखना है इसका उत्तर ए, बाजरा खरीफ की फसल होगी। अब इसका दूसरा, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो पारंपरिक तरीका नहीं है। चैन ये पारंपरिक तरीका है, ढेकली ये भी पारंपरिक है और हैट ये पारंपरिक है, लेकिन ड्रीप तंत्र ये जो स है ये पारंपरिक तरीका नहीं है। तो इसका उत्तर होगा स। इसके बाद तीसरा है, विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी देना कहलाता है, यानी अलग अलग अंतराल पर खेत में पानी देना क्या कहलाता है? तो ये सिंचाई कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। इसका उत्तर होगा ए। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, गेहूं का रस्ट नामक रोग का कारक है। गेहूं में जो रस्ट रोग होता है उसका कारक क्या है? इसका कारक जीवाणु, कवक, विषाणु और शैवाल, इनमें से कौन सा है? तो इसका कारक है कवक। ये कवक के कारण जो रस्ट रोग होता है गेहूं में वो होता है। इसका उत्तर होगा ब। इसका 5वां प्रश्न है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। अग्निरोधक यानी जिसमें आग न लगे, तो इसमें मेलामाइन ये अग्निरोधक प्लास्टिक है। इसका उत्तर होगा है। अग्निशामक सेवा में जो काम करने वाले हैं वो इस मेलामाइन के वस्त्र पहनते हैं। चौथा, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, यानी जिसको पीट कर चादर के रूप में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। इसमें पहला है लोहा, यह चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा तांबा, इसको भी चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा पेंसिल लैंड, ये पेंसिल लैंड होता है जो पेंसिल के अंदर आता है, उसको पीट कर चादर में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। इसका उत्तर होगा स। इसका आगे प्रश्न नंबर 7 है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश है, ये समाप्त नहीं होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसका उत्तर होगा ए। 8वां, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है उसका रंग नीला होता है। तो इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं वह जैवमंडल कहलाता है। इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज वे जंतु होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, और जरायुज नहीं इसमें देखना है। तो भैंस ये सीधे बच्चे को जन्म देती है, बकरी ये सीधे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मुर्गी ये अंडा देती है, उसके बाद बच्चा होता है। तो इसमें क्या है, ये मुर्गी हो गई, ये जरायुज नहीं है, ये अनपरजक जंतु है, और द ये जरायुज है। तो इसका उत्तर होगा स। आगे प्रश्न नंबर 12, पेशीय बल है, जो मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है वो कौन सा बल है? ये संपर्क बल है, ये संपर्क बल होगा। इस
इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? जो तरल होते हैं उनके बीच जो घर्षण बल होता है उसको कहते हैं कर्षण। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। इसका उत्तर होगा स। निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ये सीरियस, ये सूर्य का ग्रह नहीं है। इसका उत्तर होगा द। इस प्रकार साथियों लगातार हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इनके तो सबसे पहले गणित सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये उचित ऊपर शब्द दिए गए, इनमें से छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान को देखना है और जो शब्द उपयुक्त है वो उस रिक्त स्थान में भरना है। पहला, वायु में की मात्रा लगभग 21% होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे भरना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। नेक्स्ट, सौर परिवार में ग्रह हैं। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? इसमें ऊपर में सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट, आपतन कोण परावर्तन कोण के होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। और इसका नेक्स्ट ये रिक्त स्थान है। चौथा, सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। संदेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। संदेहक। नेक्स्ट है, घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, वृषण जननांग है। वर्षण किसका जननांग है? नर जननांग है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु की अनुपस्थिति को कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति को निर्वात कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, सही कथन के लिए टी लगाना है और गलत कथन के लिए एफ लगाना है। यानी जो ये आगे कॉलम दिए गए आपको यहाँ ब्रैकेट में, इनमें जो सही है उसके लिए टी और गलत है उसके लिए एफ लिखना है। पहला, लोहा आघात वर्धिनी है। लोहे को पीट कर चादर बनाई जा सकती है, ये सत्य है, तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे टी। दूसरा, मोट खरीफ की फसल है। मोट खरीफ की फसलें गर्मी में होती हैं, ये भी सही है, सत्य, टी। नेक्स्ट, रेयन एक प्राकृतिक रेशा है, ये गलत है। रेयन प्राकृतिक रेशा नहीं है, मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट, चौथा, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो ये सत्य है। अनेक सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस जीव होते हैं जिससे दही बनता है। पांचवा, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट, सातवां, रे डाटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम होता है, यह गलत है। रे डाटा पुस्तक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों के नाम होते हैं। नेक्स्ट है, कॉलम ए तथा कॉलम बे का मिलान कीजिए। यानी कॉलम ए और कॉलम बे का मिलान करना है। विषैली गैस, कौन सी गैस विषैली गैस है? तो इसमें पहला है विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली गैस है। दूसरा, टेडपोल, टेडपोल क्या है? टेडपोल लार्वा है। नेक्स्ट, उच्च आयाम, उच्च आयाम यानी मंद ध्वनि। उच्च आवर्ती यानी तीखी ध्वनि। और कुचालक, कुचालक क्या होता है? रबड़ कुचालक होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, यानी जो ये प्रश्न दिए गए इनका उत्तर एक शब्द में देना है। पहला है लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लाल ग्रह का नाम से मंगल को जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका प्रश्न नंबर 6, प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश को 7 रंगों में विभाजन होने की क्रिया को प्रकाश विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश विक्षेपण। नेक्स्ट है भूकंप के परिणाम मापने का पैमाना है। भूकंप के परिणाम मापने का पैमाना रिएक्टर पैमाना है। रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर धक्का लगना और खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल, फोर्स। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अंडा कौन से जीव का होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10। इसमें प्रश्न हमने प्रश्न के उत्तर यहाँ साथ में लिख रखे हैं। हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका कारण है तारे दिन में आसमान में ही होते हैं, किंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हम उन्हें दिन में नहीं देख पाते हैं। रात्रि में सूर्य छिप जाने पर वे हमें दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। दैनिक जीवन में घर्षण के क्या लाभ है? यानी घर्षण बल का अपने जीवन में क्या लाभ है? घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। यानी जब हम चलते हैं तो घर्षण बल की वजह से चलते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे। सेकंड, कागज की सतह पर हमें लिखने में सहायता करता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे। ये घर्षण की वजह से जो पेन की ये जो आगे का सिरा होता है और कागज है उसके बीच में घर्षण होता है, इससे हम लिख पाते हैं। नेक्स्ट, वाहनों के पहिए व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहनों को रुकने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। युग्मकों का बनना अथवा संलयन नहीं होता है। यानी इसमें युग्मक भी नहीं बनता है और संलयन भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। पौधों में मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा पौधों में मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल की वजह से ही पौधे हरे होते हैं, तो पौधों में जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ ये हैं। पहला, वायु प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा, खाना जल्दी पकता है। तीसरा, सीएनजी और एलपीजी का परिवहन करना आसान होता है। यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन विधि कहता है। यानी विद्युत की सहायता से किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट है 5R सिद्धांत क्या है? 5R सिद्धांत 5R सिद्धांत क्या है? इसमें 5R सिद्धांत में पहला है आर। पहले आर का अर्थ होता है रिड्यूज यानी उपयोग कम करिए। दूसरे आर का अर्थ है रीयूज यानी पुनः उपयोग कीजिए। तीसरे आर का अर्थ है रिसाइकल यानी पुनः चक्रित कीजिए। चौथे आर का अर्थ है रिकवर यानी पुनः प्राप्त कीजिए। और पांचवें आर का अर्थ है रिफ्यूज यानी उपयोग ना करना, यानी जब आवश्यकता नहीं है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार
सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने अच्छी तरह से लिख रखा है उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम लिखे पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है खंड 6 प्रश्न नंबर 18, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी वनोन्मूलन क्या होता है, इसका कारण और इसका अर्थ बताना है। तो पहला, वनोन्मूलन क्या होता है? मानव जाति और प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश करना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कारण कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। चौथा है पशुओं के अतिचारण से। और पांचवा होता है प्राकृतिक कारक होते हैं, जैसे दावानल और भीषण सूखा। दावानल यानी जंगलों में आग लग जाती है, और भीषण सूखा यानी जब बारिश नहीं होगी बहुत लंबे समय तक तो इससे क्या होगा? पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक को समझाइए। प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं। ये मानवीय जो क्रियाकलाप है उसे समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु, ये क्या है? ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। और इसका सेकंड है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, यानी ये इनकी मात्रा सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले संसाधन है, यानी बार बार उपयोग करने से ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनका बार बार उपयोग करने से ये क्या समाप्त हो जाएंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 20वां है, जल प्रदूषण नियंत्रण करने के 4 उपाय बताइए। यानी जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के 4 उपाय बताइए। पहला है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय है, पहला वाहित मल घरों से निकलते हुए अपमार्जक तथा जल को शहर के निकट नदियों या नालों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्टों को तालाब, नदियों या समुद्रों में नहीं डालना चाहिए। तीसरा, कारखानों के अपशिष्टों को उपचारित करके ही नदियों में डालना चाहिए। नहीं, अगर हम नदियों में डाल ही रहे हैं तो उपचारित एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और चौथा है, कीटनाशकों का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी के साथ बहकर जलाशयों में न जाए। अगर कोई जलाशय के नज़दीक कोई खेत है, अगर उसके अंदर कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो बारिश में वो कीटनाशक क्या होता है? बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और नालों में या तालाबों में चले जाते हैं। और इसके अलावा भी अन्य लिख सकते हो, जैसे तालाब के अंदर नहीं नहाना चाहिए और उसके पास कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। खरपतवार, खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार की पहले परिभाषा लिखनी है, ये हो गई। दूसरा, खरपतवार को नियंत्रण कैसे करते हैं? तो इसकी 2 तरीके हैं, निराई और खरपतवार नाशी। पहले निराई क्या होती है? निराई का अर्थ है हाथ, खुरपी अथवा हेरों की सहायता से जो खरपतवार होती है उसको हटाया जाता है। इसमें निराई का कार्य इसकी सहायता से किया जाता है। हाथ से भी हम पौधों को काट सकते हैं और खुरपी की सहायता से, और इसके अलावा जैसे फसल बीजने से पहले जो खरपतवार होते हैं उनको हेरों की सहायता से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसका खरपतवार नाशी। इस विधि में रसायनों का उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। यानी रसायनों के उपयोग से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। यानी खरपतवार पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से साथियों, आज हमने कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित की वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।